नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 31 मार्च 2025 है। सबसे पहले तो देखो, आप सभी को ईद मुबारक हो। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देखो हम इश्यूज डिस्कस करेंगे 3। सबसे पहले इशू हम आज डिस्कस करेंगे, अब देश को देखो इंडियन जुडिशियल सर्विस की आवश्यकता है। सिविल सर्विसेज जैसा एग्जाम होना चाहिए हायर जुडिशरी में भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जजेस को सिलेक्ट करने के लिए। तो पहला आर्टिकल ये है हमारा आज का। दूसरा आर्टिकल देखो मिडिल क्लास से संबंधित है। मिडिल क्लास के बारे में आर्टिकल आया नहीं है हाल फिलहाल में, तो 2-3 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। देश में मिडिल क्लास क्यों उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, देश की इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है मिडिल क्लास की इमरजेंस का क्या सबूत है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल फिर आज ट्रिब्यून का है, नई तरह की जॉब से संबंधित, वो भी अच्छा आर्टिकल है ट्रिब्यून का। तीनों आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। बीच में देखो ये आर्टिकल ना, ये सोनिया गांधी ने लिखा है, तो थोड़ा तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। तो 3 पॉइंट्स हैं वो मैं यहीं पे बता देता हूं जो इस आर्टिकल में बोले जाते हैं। आर्टिकल का नाम है, आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना 3 C इश्यूज हैं। पहला C है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सिंपल भाषा में बोले तो पूरा कंट्रोल एक जगह पे रखना, यानी सब डिसीजंस ना एक सेंट्रल अथॉरिटी ले रही है, ये मतलब है सेंट्रलाइजेशन का। वैसे देखो एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का रोल है, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट सारी एजुकेशन से संबंधित पावर्स अपने हाथों में सेंट्रलाइज करती जा रही हैं। एग्जाम्पल्स देती हैं सोनिया गांधी। जैसे आपको पता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि एजुकेशन पॉलिसीज पे डिस्कशन करता है, बट 2019 से ना अभी तक इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग ही नहीं हुई। मतलब स्टेट से पूछना ही बंद कर दिया गया है कि एजुकेशन पे क्या करना है। इवन देखो एक और एग्जांपल दिया जाता है सेंट्रलाइजेशन का, जैसे समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA, इसके फंड्स को रोक दिया गया। स्टेट्स को यह बोला गया पहले आप PM श्री स्कीम को इंप्लीमेंट करो तभी हम फंड्स देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर्जन पॉलिसी है। इवन UGC की नई गाइडलाइंस 2025 की ये कहती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी गवर्नर के थ्रू। समझ गए? जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है ना, उनके VC को अपॉइंट करने में गवर्नर का रोल रहेगा, इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहेगा। तो ये पहला C है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इशू से संबंधित, सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद दूसरा C है कॉमर्शलाइजेशन, यानी आज के समय में देखो शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है। यहां पे सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस की बात नहीं है, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। 2014 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 90,000 जो सरकारी स्कूल्स हैं वो बंद हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 43,000 नए प्राइवेट स्कूल्स ओपन हुए हैं। देखो वैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये बोलता है हर बच्चे को ना घर के 1 किलोमीटर के रेडियस में ना एक लोअर प्राइमरी स्कूल मिलना चाहिए। लेकिन नई पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें यह बोला गया कि स्कूल्स को ना आपस में मर्ज किया जाएगा, यानी बच्चों को स्कूल दूर मिलेंगे तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा। इवन पहले जो हायर एजुकेशन संस्थानों को ग्रांट मिला करती थी ना, पैसे वापस नहीं लौटाने होते थे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, बट अब एक बॉडी बना दी गई है हैफा मतलब हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। हैफा जो बॉडी है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अब पैसा लोन देती है। तो लोन वापस चुकाने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फीस बढ़ा देते हैं, तो बर्डन अल्टीमेटली देखो स्टूडेंट्स पे आता है। पहले ग्रांट मिल जाती थी, लेकिन अब लोन मिलता है। ग्रांट वापस नहीं लौटानी होती, लोन वापस लौटाना होता है। तो ये दूसरा इशू हमने समझ लिया, कॉमर्शलाइजेशन। तीसरा C सोनिया गांधी कहती हैं वो है कम्युनलाइजेशन। मतलब देखो हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है। महात्मा गांधी के असैसिनेशन का जिक्र हटा दिया गया। मुगल इंडिया के जो सेक्शंस हैं वो भी काफी कम कर दिए गए। इवन संविधान के प्रियम्बल तक को हटा दिया गया। बाद में कंट्रोवर्सी जनरेट हुई तो वापस लाया गया। यूनिवर्सिटी में बायस्ड हायरिंग हो रही है, एक आइडियोलॉजी के लोगों को हायर किया जा रहा है। इवन UGC नए रूल्स बना रही है जिससे प्रोफेसर्स और VCs की क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स अब गिर चुके हैं। इसका क्या इंपैक्ट होगा? जो लोग देखो सिर्फ आइडियोलॉजी पुश करके
उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, ऐसा राइटर बोलती हैं। तो सोनिया गांधी 3 C's की बात करती हैं इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में। पहला क्या था? सेंट्रलाइजेशन। दूसरा क्या था? कॉमर्शलाइजेशन। और तीसरा क्या था? कम्युनलाइजेशन। तो ये पॉइंट मैंने यहीं पे बता दिए आपको। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट ये है, आई ऑलवेज वंडर वाई बर्ड्स स्टे इन द सेम प्लेस व्हेन दे कैन फ्लाई एनीवेयर ऑन द अर्थ, देन आई आस्क माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन। सोचो, एक पंछी है, उसके पास पंख है, वो उड़ सकता है, लेकिन वो एक ही डाल पे बैठा रहता है, क्यों? अब आप इंसान से कंपेयर कीजिए, इंसान के पास भी दिमाग है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विकल्प हैं, लेकिन वो भी एक ही जगह फंसा रहता है। यानी जो पंछियों की कहानी है वो हमारी कहानी है। हर एक इंसान के पास में पोटेंशियल होता है, संभावनाएं होती हैं। सॉरी। फिर भी देखो, हम ना हमारे सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस में बंधे रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्यों? डर से, असफलता की चिंता से। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, सदियों से इंसान ये कहता आया था कि इंसान उड़ नहीं सकता, ऐसा कोई मशीन बनाई नहीं जा सकती जो इंसान को हवा में ले जाए। लेकिन इन्होंने खुद पे विश्वास रखा और अल्टीमेटली 1903 की बात है, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया। तो इंसान को देखो कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, आसान नहीं, मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, खुद पे डाउट करना, ये सब जो सोच है, ये मानसिकता जो है इंसान को रोकती है। समझ गए? इंसान को अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये कोट का मतलब है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडियन जुडिशियल सर्विस का समय आ गया है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पिछले काफ़ी दिनों से ना सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं। एक वो इंसिडेंट था ना, जज के घर में आग लगी थी, तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इस बार ना इस इंसिडेंट में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के बजाय आग बहुत ज़्यादा लगा दी। आग बहुत ज़्यादा लगा दी मतलब जुडिशरी का मजाक उड़ा है कि जजेस पैसे लेते हैं। काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। उसके बाद जो सीजीआई थे उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी का गठन किया इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। और जो ये जज थे यशवंत वर्मा, इनको अपने पेरेंट हाईकोर्ट में यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर देखो कोई और पब्लिक सर्वेंट होता तो अभी तक देखो एफआईआर दर्ज हो गई होती, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई होती, लेकिन चूंकि जज का मामला था, सिर्फ इंटरनल इंक्वायरी का आदेश दिया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा जब देखो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, सीजीआई थे, तो उस समय उनके ऊपर एक वुमन ने ना, एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगा दिए थे। तो आप नेचुरल जस्टिस देखिए, कैसा जस्टिस है, कैसा इंसाफ है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें खुद रंजन गोगोई थे, वो बेंच एक कमेटी गठित करती है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, 3 सदस्यों की कमेटी, और उस कमेटी को भी लीड करते हैं रंजन गोगोई। सोच के देखिए, जिस पर्सन के खिलाफ आरोप लगे हैं उसी की बेंच आदेश देती है कि कमेटी गठित की जाए, और उस कमेटी में वो खुद होते हैं, यानी अपने खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी जांच वो खुद करते हैं। ये कैसा नेचुरल जस्टिस है। लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ और इंसाफ के साथ में कॉम्प्रोमाइज हुआ। फिर आप देखिए हाल ही में ना लोकपाल ने आदेश दिया था कि हाईकोर्ट के जज के अगेंस्ट करप्शन के आरोप हैं तो एफआईआर दर्ज की जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस ले लिया इस मामले का और स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला लोकपाल के पास में पावर नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है हाईकोर्ट के जज के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाने की, नहीं है। इवन देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले जज की बात तो मैंने आपको बताई थी, कैसी जजमेंट उन्होंने दी। उन्होंने माइनर के बारे में बोला, माइनर गर्ल जो थी बॉडी पार्ट्स को टच करना, पजामा के स्ट्रिंग्स को ब्रेक करना, ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। कैसा जजमेंट दिया हाईकोर्ट के जज ने। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पे स्टे लगा दिया। लेकिन ये सारे इंसिडेंट जो आपने देखे ना, एक कॉमन चीज है इन इंसिडेंट्स में। क्या कॉमन चीज है? सारे इंसिडेंट्स में हाईकोर्ट के जज इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है
कि ऐसे ऐसे जज भी सिस्टम में आ जाते हैं, हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी है। क्यों चुन के आते हैं ये लोग हाई कोर्ट के जज के तौर पे? क्यों? क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो अभी सिलेक्ट करता है कौन जज बनेगा, जिसमें सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से ये लोग जो है वो हाई कोर्ट का जज बन जाते हैं। आज के समय में आप देखोगे जुडिशरी में ना, खास करके हायर जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं, लोअर जुडिशरी में तो एग्जाम होता है, हायर जुडिशरी में आप देखोगे कुछ ही एलीट क्लास के लोग जज बनते हैं, कुछ फैमिलीज का कब्जा है एक प्रकार से जुडिशरी पर। जैसे चंद्रचूड़ जी हैं, उनके बेटे फिर से चीफ जस्टिस बने, दीपक मिश्रा उनके पिताजी भी जज थे। ऐसे ना कुछ फैमिलीज, उनके रिश्तेदार बार बार जज बन रहे हैं। क्यों? कोलिजियम की वजह से। तो डायनेस्टीज चल रही हैं जुडिशरी में भी, समझ गए? तो इसी कोलिजियम के कारण कई बार ना बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट और मेडिकोर जो पर्सन है ना वो जज बन जाते हैं। इस सिस्टम को रोकने के लिए ना एक एक्ट बना था 2014 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। हालांकि देखो 16 स्टेट असेंबलीज ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सपोर्ट किया था, प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट भी दे दी थी दिसंबर 2014 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। कहा देखो ये जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये देखना चाहिए था कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से पास हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे जाते हुए इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। देखो ये डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन राइटर अब सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन ये है, जैसे यूपीएससी देखो आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन करती है ना, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसी प्रकार से इंडियन जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होना चाहिए। यूपीएससी का यूज किया जाए इवन हायर जुडिशरी में सीनियर पोजीशंस को फिल करने के लिए। ये जो सिस्टम हो हाईली कॉम्पिटिटिव हो, ट्रांसपेरेंट हो पूरी तरह से, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इसमें होंगे जैसे सिविल सर्विसेज में होते हैं। आज के समय में देखो लोअर लेवल पे जुडिशरी की रिक्रूटमेंट जब होती है उसके लिए एग्जाम होता है। जब देखो लोअर लेवल पे एग्जाम कंडक्ट हो सकता है तो हायर लेवल पे जजेस को सिलेक्ट करने के लिए एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट हो सकता? अगर देखो एग्जाम कंडक्ट होता है ना इंडियन जुडिशियल सर्विस का, तो क्या फायदे होंगे? सबसे पहले देखो हायर जुडिशरी जो है वो मोर इंक्लूसिव होगी, मोर रिप्रेजेंटेटिव होगी। अभी तो देखो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 महिला जज हैं, बाकी सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है। लेकिन देखो ओपन रिक्रूटमेंट होगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, तो सभी वर्गों के जो लोग हैं वो चुन के आएंगे। आज के समय में हायर जुडिशरी जैसा शुरुआत में बताया एलीट क्लब बन के रह गई है, सिर्फ कुछ ही परिवारों का कब्जा है जुडिशरी के ऊपर। महिलाएं और मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं काफी पुअरली रिप्रेजेंटेड हैं हायर जुडिशरी में। तो इस वजह से जुडिशरी को ना अपने रास्ते, अपने दरवाजे खोलने की आवश्यकता है देश के सभी वर्गों के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, मेरिटोरियस जजेस के लिए रास्ते खोलने की आवश्यकता है। और देखो एग्जाम यूपीएससी ले इंडियन जुडिशियल सर्विस का, ये सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है क्या क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है। हाई कोर्ट और दूसरे जो बड़े प्रतिष्ठित लीगल पर्सन्स है ना उनसे कंसल्ट करने के बाद में। और यूपीएससी एग्जाम लेगी तो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एग्जाम होगा, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। तीसरा फायदा देखो ये होगा, अभी जैसे कोलिजियम डिसाइड करता है ना कि कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा, बंद दरवाजों के अंदर फैसले होते हैं, डिटेल्स पब्लिक में नहीं होती कि क्यों इस पर्सन को सिलेक्ट किया गया हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। लेकिन जब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी तो सारी डिटेल्स पब्लिक में होंगी, जनता उन डिटेल्स को एक्सेस कर सकेगी, तो विश्वास जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा जुडिशरी के ऊपर जनता का। और पोस्ट सिलेक्शन उन पर्सन्स को जिनको हायर जुडिशरी में जज बनने के लिए सिलेक्ट किया गया है ना, सिलेक्शन के बाद में जैसे लबासना में ट्रेनिंग दी जाती है आईएएस ऑफिसर्स को, वैसे ही उन जजेस को ट्रेनिंग दी जा सकती है जबरदस्त वाली, ताकि वो अच्छे ढंग से जजमेंट दें। आज के समय में काफी बार कुछ जजेस तो ऐसे हैं जिन्होंने देखो जजमेंट बहुत कम लिखी है, डिटेल्ड नॉर्मल जजमेंट लिखते हैं, बस वो उनकी जजमेंट्स में ना सब्सटेंस की कमी होती है, लगता ही नहीं कि कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन जजमेंट लिख रहा है, समझ गए। लेकिन देखो
ट्रेनिंग होगी प्रॉपर सिलेक्शन के बाद में, तो वो जज जो हैं अच्छी जजमेंट्स देंगे, अच्छी जजमेंट्स लिखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरे सिस्टम को ओवरसाइट कर सकती है, देखरेख कर सकती है, ताकि इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और कुछ भी गड़बड़ी मिलती है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। कुल मिला के देखो, राइटर के व्यू के हिसाब से जनता का अगर विश्वास जुडिशरी में फिर से लाना है ना, हायर जुडिशरी की इमेज अगर सुधारनी है ना, तो फिर देखो ये जो इंडियन जुडिशियल सर्विस है ना, एक जबरदस्त ऑप्शन है, इसको अपनाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, देश की मिडिल क्लास से संबंधित है। एक तरफ देखो जीएस पेपर 1 सोसाइटी से इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है, और दूसरी तरफ देखो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। क्यों न्यूज में है मिडिल क्लास? पिछले महीने जब देखो बजट प्रेजेंट किया गया था ना, तो नया टैक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया गया सरकार के द्वारा, मतलब 12 लाख तक की इनकम पर रिलीफ मिली, और ये मिडिल क्लास के लिए देखो बहुत बड़ी खबर थी। पहले देखो 7 लाख तक जीरो टैक्स था, अब 12 लाख तक जीरो टैक्स होगा इस फाइनेंशियल ईयर से जो अब स्टार्ट होने वाला है। और सैलरीड लोगों को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, मतलब इफेक्टिवली सैलरीड लोगों को 12.75 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ गए? तो ये जब हम बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी रिलीफ, लेकिन क्वेश्चन उठता है मिडिल क्लास है कौन? देखो इंटरेस्टिंग बात ये है, मिडिल क्लास की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ना अलग अलग तरीकों से मिडिल क्लास को डिफाइन करती हैं। जैसे OECD ये कहता है कि वो लोग जो एक दिन में $10 से लेके $100 के बीच में कमाते हैं, वो मिडिल क्लास में आते हैं। यानी रोज के 830 रुपये से लेके 8300 रुपये के बीच में। एक और ऑर्गेनाइजेशन है प्राइस का मतलब है पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है, अगर देखो हाउस होल्ड इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच में है, तो देखो वो जो हाउस होल्ड है वो मिडिल क्लास हाउस होल्ड में आते हैं। मिडिल क्लास को देखो हम ऐसे समझ सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थोड़ी मजबूत है और गरीबी में गिरने का जो खतरा है वो कम है। जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनका तो सिस्टम ऐसे चलता है ना, डेली कमाया डेली खाया, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेविंग नहीं। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास में थोड़ी सेविंग होती है, थोड़ा वो एंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं, और गरीबी रेखा से नीचे आने का रिस्क कम है। इवन देखो मिडिल क्लास सेगमेंट्स भी ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तरफ है लोअर मिडिल क्लास, ये देखो अपनी इनकम का ना एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक एमिनिटीज पे खर्च करते हैं, जैसे व्हीकल्स पे, बेसिक हाउस होल्ड अप्लायंसेस पे, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह। जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, ऊपर वाली कैटेगरी, ये देखो इन सब पर खर्चा तो करते ही हैं, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, बेसिक एमिनिटीज पे। इसके साथ साथ अपर मिडिल क्लास के लोग थोड़ा लग्जरी आइटम्स पे भी पैसा लगाते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर्स, लग्जरी वेकेशंस। समझ गए? अगर देखो हम बात करें हमारे देश में मिडिल क्लास का इतिहास, इंडिपेंडेंस से पहले देखो मिडिल क्लास एक छोटा सा ग्रुप था, मोस्टली एजुकेटेड अपर कास्ट के लोग, इंग्लिश स्पीकिंग एलीट लोग थे। ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी ने इस छोटे से मिडिल क्लास को शेप किया था। लेकिन देखो बाद में जब 1990s में एलपीजी रिफॉर्म आए ना, तो ये टर्निंग पॉइंट था। उस समय इंडिया की इकोनॉमी ओपन हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आने लगी, आईटी और सर्विस सेक्टर में नए नए जॉब्स क्रिएट हुए। तो उस समय देखो अर्बन एरियाज में मिडिल क्लास बहुत तेजी से इमर्ज होके आई। इवन देखो प्राइस जो संस्था है ना, प्राइस संस्था का एस्टिमेशन ये कहता है 2021 में अगर हमारे देश में मिडिल क्लास का साइज 31% था, 2031 तक ये 38% हो जाएगा, और 2047 आते आते 60% हो जाएगा हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में मिडिल क्लास का साइज। इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर देखें, मिडिल क्लास की पावर देखो आप इससे समझिए, 2030-31 तक मिडिल क्लास और अमीर लोग मिलके $2.7 ट्रिलियन का एडिशनल कंजप्शन करेंगे। ये प्राइस का डेटा है। अब देखो आपको पता है, अगर
अमीर लोग और मिडिल क्लास लोग मिलके एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड जनरेट होगी। उस डिमांड को एड्रेस करने के लिए कंपनीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, मतलब देश की इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगी। अर्बन मिडिल क्लास देखो एक बहुत बड़ा मार्केट है। लोकल और जो ग्लोबल कंपनीज है ना, मिडिल क्लास को टारगेट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, और इसी वजह से फिर स्टार्टअप्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। किसी भी समाज में देखो अगर एक स्ट्रॉन्ग और प्रोस्परस मिडिल क्लास है ना, तो फिर सोसाइटी और ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, करप्शन से नफरत करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना इंक्लूसिव ग्रोथ की निशानी हैं। क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ की निशानी है। मिडिल क्लास के बढ़ने से सिटीज़ पे क्या इंपैक्ट पड़ा आपने देखा? देखो मिडिल क्लास के बढ़ने से टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ भी ना आज के समय में काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं। जैसे देहरादून है, जयपुर है, लखनऊ है, ये सिटीज़ आप देखो कितना डेवलपमेंट इन सिटीज़ ने किया है। एंटरटेनमेंट सेंटर बढ़ रहे हैं। पहले इतनी कॉफ़ी शॉप्स थोड़ी ना हुआ करती थी, लेकिन आज कॉफ़ी शॉप्स का कल्चर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास खर्च करने लगा है। शॉपिंग मॉल्स इवन छोटी छोटी सिटीज़ में खुलने लगे हैं, रिक्रिएशन सेंटर, समझ गए? तो ये सब मिडिल क्लास के इमरजेंस की निशानी है। गरीब लोग कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी नहीं पीते हैं, आपको भी पता है, और ज़्यादा अमीर लोग भी नहीं पीते हैं। तो कौन पीता है? मिडिल क्लास ही तो पीता है। इवन आप गेटेड रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ का कंसेप्ट देखिए, पहले सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज़ में हुआ करता था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। आजकल छोटी छोटी सिटीज़ में भी गेटेड सोसाइटीज़ का कल्चर आ गया है, क्योंकि देखो मिडिल क्लास अब जिन भी शहरों में है ना, वो बेटर हाउसिंग ऑप्शन चाहती है। इसलिए जो चीज़ें पहले सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखने को मिलती थी, अब वो ट्रांसमिट हो रही है इवन छोटे शहरों में भी। अब सोशल इंपैक्ट की बात करते हैं। रिसर्च देखो ये बताती है, जहां मिडिल क्लास ज़्यादा होती है ना, वहां इंस्टीट्यूशंस बेटर होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस अगर बेटर हों तो आपको पता है सोशो इकोनॉमिक आउटकम फिर अच्छे निकल के आती हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, तो इन सब में सुधार होता है, बेटर आउटकम निकल के आती है। इवन देखो वेल्थ बढ़ने पे ना वैल्यूज भी चेंज होती हैं। जब वेल्थ बढ़ती है तो लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, फ्री स्पीच में ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। रिलीजन की इंपॉर्टेंस रिलेटिवली कम हो जाती है वेल्थ बढ़ने पर। इन्वायरमेंट के बारे में लोगों की जो अवेयरनेस है वो बढ़ने लगती है। लेकिन देखो ये सारे इम्पैक्ट तो हमने देख लिए, बट मिडिल क्लास के सामने देखो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे देखो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से प्राइवेट हेल्थ केयर और एजुकेशन काफ़ी महंगी हो गई हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर अफोर्ड करना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट, इवन देखो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से ना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। मिडिल क्लास के सामने भी ना स्टेबल इनकम का खतरा है, मतलब इनकम स्टेबल नहीं हो पा रही है। फिर जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसके हिसाब से देखो मिडिल क्लास की सैलरीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, परचेजिंग पावर अभी भी कम है। फिर देखो ऑटोमेशन का पॉइंट है। ऑटोमेशन की वजह से ना देखो बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स कम हो रही हैं। टेक्नोलॉजी ने ना मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के लिए एक खतरा क्रिएट कर दिया है। फिर है टैक्सेशन से संबंधित पॉइंट। मिडिल क्लास देखो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करती है, लेकिन मिडिल क्लास को टैक्स इंसेंटिव्स कम मिलते हैं। इवन देखो जैसे जो पुअर पीपल हैं जिनकी इनकम कम है रिलेटिवली, उनके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, करनी भी चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास को रिलेटिवली कम बेनिफिट मिलते हैं टैक्स देने पर भी। फिर देखो डेट की बात है। अब मिडिल क्लास कई बार ना ऐसा लाइफस्टाइल एस्पायरेशन अपना लेती है, जैसे क्रेडिट कार्ड ले लिया, लोन ले लिया लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, खर्चे ज़्यादा हो गए, लेकिन बाद में देखो डेट बढ़ जाता है। एक डेटा है 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर में था ना, इसमें देखो इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट था ना 38% ऑफ जीडीपी था। फिर नेक्स्ट है महिलाओं से संबंधित पॉइंट। पैट्रियार्कल एटीट्यूड जो है ना, वो मिडिल क्लास महिलाओं के करियर ग्रोथ को ना लिमिट कर देता है। इवन प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी मिडिल क्लास की महिलाओं को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब बात ये आती है कि सरकार मिडिल क्लास को नेग्लेक्ट क्यों कर देती है, इग्नोर क्यों कर देती है। देखो, लोग ये सोच लेते हैं कि मिडिल क्लास तो सेल्फ सस्टेनिंग है, वो अपनी जरूरतें पूरे कर लेंगे, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बट देखो, ये गलत है। इनकम टैक्स तो देखो मिडिल क्लास को देना ही पड़ता है, लेकिन ऊपर से सरकार जीएसटी भी लेती है, इन्फ्लेशन का प्रेशर उन पे बढ़ता है, तो मिडिल क्लास को भी सरकार की सपोर्ट की आवश्यकता है। और मिडिल क्लास भी देखो सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है, मिडिल क्लास काफी ज्यादा हेट्रोजीनियस है। मिडिल क्लास में एक तरफ पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स आते हैं, कारपेंटर्स, गिग वर्कर्स, सब शामिल हैं। तो अलग अलग सेक्शंस के लिए ना अलग अलग स्पेसिफिक इंसेंटिव्स डिजाइन करने की आवश्यकता है। फिर देखो, टर्नआउट की बात होती है कि मिडिल क्लास ना, इनका जो वोटिंग टर्नआउट है कम रहता है, ये उतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाते। जैसे कि रूरल एरियाज में गरीब लोग हैं, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा डाल पाते हैं, इसलिए पॉलिटिशियंस उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए स्कीम्स लॉन्च करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्यों? क्योंकि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम है। इवन देखो, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में भी ना मिडिल क्लास का रिप्रेजेंटेशन आप कम ही देखोगे। बिजनेस लॉबीज और रूरल सेंट्रिक एजेंडा जो है वो सरकार की पॉलिसीज में ज़्यादा डोमिनेट करता है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार पॉलिसीज बनाती है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए मिडिल क्लास के लिए? टैक्स बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव दिए जाएं, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स उनके लिए लॉन्च की जाएं, लेबर मार्केट की पॉलिसीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं मिडिल क्लास की, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो मजबूत करनी होगी सरकार को। तभी सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाएगी, तभी मिडिल क्लास सस्टेन कर पाएगी, तभी मिडिल क्लास इकोनॉमी और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। मतलब मिडिल क्लास देखो भारत की ना बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग होगी तो पूरा इंडिया स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात सरकार को समझने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, द ट्रिब्यून का है, डॉग वॉकर्स एंड फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले दिनों ना लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर शोभा करांदलाजे ने ना एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला, बेरोजगारी बढ़ने का एक रीजन देखो ये भी है कि ज़्यादा लोग पढ़ लिख रहे हैं। लोगों ने ना उनकी इस स्टेटमेंट का काफ़ी मजाक उड़ाया। किसी ने तो ये भी बोल दिया कि देश को ना अब अनएजुकेशन पॉलिसी चाहिए। मतलब लेबर मिनिस्टर ये बोल रही हैं कि बेरोजगारी बढ़ने का एक रीजन ये है कि ज़्यादा लोग पढ़ लिख रहे हैं, इसका मतलब तो ज़्यादा लोग ना पढ़े लिखे, अनएजुकेशन पॉलिसी चाहिए। लेकिन देखो, वास्तव में ना हमें इस स्टेटमेंट की गहराई में जाने की आवश्यकता है। देखो, हर साल ना आईएलओ की रिपोर्ट ये कहती है, हर साल इंडिया में ना 1 करोड़ ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन जॉब्स देखो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। इंडिया इंक यानी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, उनकी जो संस्था है, उनका ये कहना है ज़्यादातर ग्रेजुएट्स ना अनएम्प्लॉयबल हैं। मतलब या तो उनके पास में स्किल्स नहीं है, या फिर मार्केट जो स्किल्स मांग रही है वो उनके पास में नहीं है। मतलब मार्केट की डिमांड अलग है, उनके पास में जो स्किल है वो अलग है। उड़ीसा का एक शॉकिंग केस देखो, 263 सिविल जजेस और लॉयर्स ने ना एक डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम दिया। फिर से बोलता हूं, 263 सिविल जजेस और लॉयर्स ने ना एक डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम दिया, लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे देश में लायक लोग नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो राइटर पॉइंट ये देते हैं, देखो हायर एजुकेशन का मतलब हमेशा देखो बेटर नौकरी नहीं होता। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2024 की रिपोर्ट ये कहती है, ग्रेजुएट्स बेरोजगारी जो है वो अनएजुकेटेड लोगों से 10 गुना ज़्यादा है। मतलब जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेरोजगार होने का खतरा है, कम से कम फिलहाल का डेटा ये कहता है। तो राइटर बोलते हैं दिक्कत आखिरकार है कहाँ? दिक्कत देखो यहाँ पे है, हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक वाइट कॉलर नौकरी को प्रमोट करता है। सबको देखो एक एसी ऑफिस में ना बाबू बनना है। हैंड्स ऑन स्किल्स जैसे इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, प्लम्बर की जॉब है, कारपेंटर की जॉब है, ड्राइवर की जॉब है, इन सबको ना हमारे देश में काफी लो स्टेटस माना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर देखो हर घर में एक पर्सन सरकारी नौकरी जॉब क्या कर सकता है? क्या
नहीं कर सकता, फिजिबल ही नहीं है। हमारा समाज जो है वो इस प्रकार से कल्चर प्रमोट करता है, सरकारी नौकरी लग जाए तो बस काम नहीं करना पड़ता ज़्यादा। पता नहीं काम ना करने का इतना शौक है क्यों, और काम करने से इतना घबराना क्यों। और देखो बात ये है, जब घर में कोई चीज़ खराब हो जाएगी, मान लीजिए टूटी खराब हो गई, तो एमबीए ग्रेजुएट वो टूटी ठीक करेगा या फिर प्लम्बर ठीक करेगा? जाहिर तौर पे प्लम्बर ठीक करेगा। राइटर एग्जाम्पल देते हैं, राइटर बोलते हैं हमारा जो कुक है वो देखो 30-40 हज़ार रुपये कमा लेता है, 4-5 घर जाता है और 30-40 हज़ार रुपये कमा लेता है। इवन जो मिस्त्री है, मिस्त्री का रेट, जो कंस्ट्रक्शन करता है, मिस्त्री का रेट आजकल एक दिन का 1,000 रुपये है। तो मतलब ये लोग अगर रेगुलर काम मिलता रहे तो 30-40 हज़ार रुपये कमा लेते हैं महीने का। लेकिन आप देखोगे कई सारी इवन वाइट कॉलर जॉब्स में भी 30-40 हज़ार पर मंथ नहीं बनता है। इवन देखो ये जो चीज़ है ना वो और ज़्यादा आने वाले समय में वर्स होने वाली है, बुरी होने वाली है, क्योंकि एआई के आने से ना जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं बल्कि वो और ज़्यादा कम होने वाली हैं। एटमबर्ग के फाउंडर हैं अरिंदम पोल, इनका ये कहना है कि 50-60% वाइट कॉलर जॉब्स एआई की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। जो पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया, मिडिल क्लास ही नहीं बचेगा। ऑलरेडी देखो आईटी सेक्टर में ना मास ले ऑफ देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनीज है ना, टीसीएस, इन्फोसिस, पिछले कुछ सालों से ना लगातार अपनी हायरिंग इंक्रीज कर रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 1-2 सालों में ना इन्होंने नई हायरिंग करने के बजाय ना बल्कि ले ऑफ किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, ये जो एआई है, क्या एआई प्लम्बर को रिप्लेस कर सकता है? क्या एआई जो है वो जो मिस्त्री होता है, जो कंस्ट्रक्शन करता है, क्या उसको एआई रिप्लेस कर सकता है? क्या एआई चाय वाले को या फिर मोमोज की स्टॉल जो लगाता है उसको रिप्लेस कर सकता है? नहीं, देखो नहीं कर सकता। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं, होम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन सब की जो जॉब है रिलेटिवली सेफ है। इसके बाद राइटर बोलते हैं जहां पे देखो एआई की वजह से ट्रेडिशनल नौकरियां गायब हो रही हैं, नए नए नीश बेस्ड जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे राइटर अपना एग्जांपल देते हैं, सोसाइटी में ना अब जैसे बहुत सारे घरों में ना कुत्ता होता है, तो उस डॉगी को घुमाने के ना जो डॉग वॉकर होते हैं वो पर हाउस पैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4,000, उनका काम होता है सुबह शाम डॉगी को घुमाना। तो इस प्रकार से डॉग को ग्रूम करने वाले लोग भी होते हैं, डॉग ग्रूमर। वो एक कुत्ते को ग्रूम करने के लिए ना 1,000 से 1,500 रुपए के बीच में लेते हैं। पिजन नेट मेकर है। अब सोसाइटीज में ना कबूतर बहुत आते हैं, तो सोसाइटीज की बालकनीज को कबूतरों से बचाने के लिए ना नेट का यूज होता है। तो जो नेट मेकर है ना वो पर बालकनी 12,000 रुपए लेते हैं। तो राइटर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये ना अलग अलग तरह की जॉब्स जनरेट हो रही हैं। जैसे एक है डी क्लटर कंसल्टेंट। डी क्लटर कंसल्टेंट मतलब एक ना नेवी के रिटायर्ड पर्सन थे, उन्होंने ना एक अनोखी जॉब अपने लिए खोज ली। जो देखो गोल्फ का मैदान होता है ना, गोल्फ के मैदान में कई बार आपने देखा होगा वाटर हैजार्ड होता है। मैदान में ही बीच में पानी का एक छोटा सा पोंड टाइप का होता है, उसको बोलते हैं वाटर हैजार्ड। तो ना गोल्फ खेलते खेलते बॉल ना उस पानी के पोंड में चली जाती है। अब वो मिलती नहीं है, वो तो लोग जो हैं वो गोल्फ खेलते रहते हैं। लेकिन नेवी से रिटायर्ड पर्सन जो था ना, उसने क्या किया, उसने इन बॉल्स को खोजना स्टार्ट किया और खोज के वापस इन्हीं लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया जो गोल्फ खेलते हैं। अब राइटर एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो पर्सन है ना बहुत पैसे कमाता है। ये देखो 70,000 गोल्फ बॉल्स हैं जो अभी मिली नहीं है, मतलब उनको ढूंढा जा सकता है। वो डेली वो एक हफ्ते में 3 दिन काम करता है और 500 बॉल खोज लेता है और उन्हीं लोगों को बेच देता है। अच्छी खासी इनकम उसकी बन जाती है पर मंथ 1.6 लाख। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देने का मकसद राइटर का ये है कि आज के समय में देखो नई नई जॉब्स जनरेट हो रही हैं। जैसे चाइना में एक ट्रेंड अभी डेवलप हुआ है, क्लाइंबिंग बडीज। क्लाइंबिंग बडीज मतलब ये वो लोग होते हैं जो रिलेटिवली फिट हैं। ये क्या करते हैं आजकल ना, जैसे माउंटेन हाइकिंग का काफी शौक है लोगों को, माउंटेन हाइकिंग। तो जो लोग हाइक पे जाते हैं ना,
तो उनकी मदद करते हैं ये क्लाइंबिंग बडीज। मदद हर चीज में, लॉजिस्टिक्स में, फिजिकल स्पोर्ट में गाइड का काम करते हैं। तो इस जॉब का काफी चलन आ गया है चाइना में। और एक बार का जो क्लाइंबिंग बडी है वो 50 से $70 के बीच में चार्ज करता है और पर मंथ वो $2000 से $3000 कमा लेता है। तो कंक्लूजन क्या है, ये सारे एग्जांपल्स देके राइटर क्या बोलना चाहते हैं? राइटर देखो ये बोलना चाहते हैं, आज के समय में ना लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में नए नए बदलाव आ रहे हैं। वो लोग जो इनोवेटिव हैं, जो नए तरीके ढूंढ सकते हैं, वो जीतेंगे। जो सिर्फ देखो व्हाइट कॉलर नौकरी के इंतजार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, उनका फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहेगा। और जो हैंड्स ऑन स्किल वाले लोग हैं ना, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, शेफ, इनकी डिमांड देखो आने वाले समय में बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा तो बल्कि इनकी डिमांड बढ़ेगी। इवन डॉग वॉकर से लेके डी क्लटर कंसल्टेंट जो बोल निकालता है वाटर हजार्ड से, ऐसी ऐसी बहुत सारी नई जॉब्स जनरेट होंगी। इनकी कोई लिमिट नहीं है। बस एक रूल सिंपल ये समझो, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि जो डिग्री हमने ली है ये हमें पैसा कमा के देगी, समझ लो वही जो दिन है तुम्हारे करियर का एंड है। तो इसलिए वो लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं ना, नए जॉब्स, नए स्किल्स, नए नए तरीके, ये सब सोचने की आवश्यकता है। और राइटर बोलते हैं लास्ट में एक चीज, देयर इज ए जॉब समवेयर फॉर एवरीवन प्रोवाइडेड दे आर विलिंग टू शेड देयर व्हाइट कॉलर्स। हर एक पर्सन के लिए जॉब है अगर वो व्हाइट कॉलर शेड को गिराने के लिए तैयार हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए? ये डॉग वॉकर एंड फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। जो ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क ज़्यादा है। एआई की वजह से वाइट कॉलर जॉब्स और ख़त्म होंगी, लेकिन आज हर कोई वाइट कॉलर जॉब के पीछे जाना चाहता है। एआई के आने से अलग अलग नीश बेस्ड जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। राइटर इस आर्टिकल में ये बोलते हैं, देखो जो जॉब करना चाहता है वास्तव में उसके पास में जॉब है, लेकिन कोई यूं चाहता है कि मुझे ऐसी ही जॉब चाहिए, उसको देखो फिर जॉब मिलना मुश्किल है। इसलिए जॉब हासिल करनी है तो वाइट कॉलर को शेड करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। इंडियन जुडिशियल सर्विस वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। 3 जजेस के एग्जाम्पल डिस्कस किए। फायर ब्रिगेड ने पहली बार ऐसा हुआ, आग बुझाई नहीं, आग लगा दी। फिर एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट ने बेकार सा फैसला दिया माइनर गर्ल से संबंधित। एक लोकपाल ने हाईकोर्ट जज के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तीनों मामले में ना एक कॉमन चीज है, तीनों हाईकोर्ट के जज थे, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में कमी है। तो राइटर ये प्रपोज करते हैं इंडियन जुडिशियल सर्विस आना चाहिए, जिससे देखो इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, एलीट क्लब टूटेगा। जो आज फ्यू डायनेस्टीज के द्वारा जुडिशरी डोमिनेटेड है वो नहीं होगा। महिलाओं का और मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। मेरिटोरियस स्टूडेंट से इमर्ज होकर आएंगे। यूपीएससी रिक्रूटमेंट को हैंडल करेगी तो इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्राइटेरिया वगैरह बता सकती है। पोस्ट सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ओवरसाइट सिस्टम भी डेवलप कर सकती है। तो ये सब हो सकता है। क्वेश्चन भी आपको इसी से संबंधित अटेम्प्ट करना है, इंडियन जुडिशियल सर्विस से संबंधित। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।